ऋषभ गुस्से में करण के पास आया और उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तेरी वजह से आज मेरा सब कुछ छिन गया। यहाँ तक कि तूने मुझसे मेरी माँ को भी छीन लिया। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब तक तू जिंदा है मुझे मेरी माँ कभी नहीं मिलेगी। इतना कहकर उसने करण के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। करण, मधु जोर से चीखी और करण से लिपटकर बोली, करण आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? तभी शालिनी गुस्से में ऋषभ की ओर बढ़ने लगी तो करण ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। वही रुक जाइए मम्मा, आज आप हमारे बीच नहीं बोलेंगी। आज या तो ये जिंदा रहेगा या फिर मैं, क्योंकि आपको आपके दोनों बेटे इस जन्म में तो एक साथ कभी नहीं मिल सकते हैं। इसलिए आज फैसला महाकाल पर छोड़ दीजिए। अब वो ही तय करेंगे कि कौन सही और कौन गलत है। ठीक कह रहा है ये, आप चली जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके इसी प्यार की खातिर आज तक ये जिंदा है, वरना तो मैंने इसे बहुत पहले ही खत्म कर दिया होता। ऋषभ करण को घूरते हुए बोला। तभी बलदेव आगे आए और ऋषभ के सामने हाथ जोड़कर बोले, ऋषभ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, अपनी जिद छोड़ दो और खुद को पुलिस के हवाले कर लो। करण तुम्हारा छोटा भाई है, उसकी जान लेकर तुम क्या पाओगे? मधु को पाऊंगा मैं, ऋषभ ने मधु की ओर देखकर जवाब दिया। करण ने मधु को अपने पीछे किया और बोला, मधु मेरी है ऋषभ, और हमेशा मेरी ही रहेगी। मेरे रहते तुम उसे तो क्या, उसके साए तक को हासिल नहीं कर पाओगे। चाहो तो कोशिश करके देख लो। ऋषभ मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा तो शालिनी गुस्से में बोली, ऋषभ रोक ले अपने कदमों को। मधु तेरे छोटे भाई की पत्नी है, तेरे लिए वो तेरी छोटी बहन की तरह है, मत बढ़ अपनी मौत की ओर। पर ऋषभ ने उनकी एक नहीं सुनी। शालिनी गुस्से में ऋषभ की ओर बढ़ने लगी तभी उसके आदमियों ने उन्हें और बलदेव को पकड़ लिया। पर ऋषभ ने जैसे ही अपना हाथ मधु को छूने के लिए बढ़ाया तो करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी भी वक्त है ऋषभ, मेरे बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। मम्मा की बात मान लो और खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मौका तो मैं तुझे देता हूँ, चंद सांसें और लेने के लिए। ऋषभ ने इतना कहकर अपने दूसरे हाथ से करण के पेट में मुक्का मार दिया। करण भी उठा और उसे मारने लगा। ऋषभ के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। कोई बीच में नहीं आएगा, ये मेरी और करण के बीच की लड़ाई है और हम दोनों ही इसे खत्म करेंगे। तभी ऋषभ बोला। करण गुस्से में उठा और उसने भी ऋषभ के मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। मधु चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी, पर जब करण ऋषभ पर भारी पड़ने लगा तो ऋषभ के आदमियों ने करण पर हमला कर दिया। करण उन सबको अकेले मारने की कोशिश कर रहा था, तभी पीयूष उसकी मदद के लिए आ गया। दोनों मिलकर ऋषभ और उसके गुंडों को मार रहे थे। सुबह भी हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद रोहित, आरव और बाकी फैमिली भी पुलिस के साथ वहां आ गई। पुलिस ने ऋषभ के सारे आदमियों को अरेस्ट कर लिया और मीरा को उनसे आजाद करवा लिया। करण ने ऋषभ की कॉलर पकड़कर उसे इंस्पेक्टर की ओर धकेल दिया। ले जाए इसे इंस्पेक्टर साहब और डाल दीजिए इसे जेल की कोठरी में, क्योंकि ये बाहर रहने लायक नहीं रहा, जानवर बन गया है ये, और जानवरों की जगह पिंजरे में होती है। इंस्पेक्टर ऋषभ को पकड़ते उसके पहले वो उन्हें धक्का देकर किले में ऊपर की ओर भागने लगा। ऋषभ, करण चीखते हुए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़ पड़े। ऋषभ किले में ऊपर आ चुका था, अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि नीचे गहरी नदी और सामने हैवी वाटरफॉल था। करण ऊपर आकर बोला, ऋषभ मैं फिर कह रहा हूँ, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। प्लीज बेटा मान जा और खुद को पुलिस को सौंप दे, प्लीज ऋषभ। शांति ऋषभ के सामने हाथ जोड़कर बोली। सब लोग ऋषभ को समझाने की कोशिश करने लगे पर उसने किसी की नहीं सुनी। शालिनी भी आगे आकर बोली, ऋषभ तूने गुनाह किया है और तुझे उसकी सजा भुगतनी होगी। किस्मत तुझे मौका दे रही है कि तू अपने गुनाहों का पश्चाताप कर सके, इसलिए प्लीज मेरी खातिर सबकी बात मान ले प्लीज। ऋषभ कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हूँ। सबके चेहरे खिल गए। हवलदार और इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर ऋषभ को पकड़ लिया। मधु रोते हुए अपने दुपट्टे से करण के चेहरे का खून साफ करने लगी। इंस्पेक्टर साहब ऋषभ को हथकड़ी पहनाने लगे। तभी ऋषभ ने मधु का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और किले की छत के कोने पर आकर बोला, एक कदम भी मेरी तरफ मत बढ़ाना वरना मैं इसे नीचे फेंक दूंगा। ऋषभ छोड़ उसे, करण आगे बढ़ते हुए चीखा। ऋषभ ने उसे अपनी हथेली दिखाकर रोक दिया। वही रुक जा करण,
वरना मधु सीधे नदी में जाएगी। सब दूर हटो। अगर मधु मुझे नहीं मिली तो करण को तो कभी नहीं मिलेगी। कोई भी मेरे पास आने का सोचना भी मत, वरना मधु की ये सुबह इसकी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। फेंक दूंगा इसे नीचे। दूर हटो सब, दूर। शालिनी एक कदम बढ़कर बोली, ऋषभ मधु को कोई नुकसान मत पहुंचाना, छोड़ इसे। जरूर छोड़ दूंगा। अगर आप में से किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो इसे जरूर छोड़ दूंगा मैं। सीधे नदी में जाकर गिरेगी और इसकी लाश कहाँ बहकर जाएगी, आप में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे मधु को लेकर यहाँ से जाने दो, क्योंकि बिना इसे लिए तो आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और आज अगर मैं मरा तो ये भी मेरे साथ ही मरेगी, ताकि ये करण जिंदगी भर इसकी याद में तिल तिल कर मरे। ऋषभ तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, नफरत भी तुझे मुझसे ही है। तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर मधु को छोड़ दे। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुझसे, छोड़ दे इसे। करण ने इतना कहकर अपना एक कदम उसकी ओर बढ़ाया तो ऋषभ अपना एक कदम और पीछे लेते हुए बोला, नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरे करीब आने का सोचना भी मत, वरना मेरा एक आखिरी कदम उठेगा मौत की ओर, और ये तेरी बीवी मेरे साथ मरेगी। करण के कदम रुक गए और वो मधु की ओर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कैसे मधु को बचाए। देखो बेटा, हम सब तुम्हें माफ कर देंगे। करण तुम्हारे खिलाफ किया केस भी वापस ले लेगा और तुम खुराना कंस्ट्रक्शन के एमडी भी बन जाना। बस मधु को छोड़ दो। वनराज हाथ जोड़कर बोले। ऋषभ मुस्कुरा दिया, जिंदगी भर मुझे सिर्फ डांटा है आपने, और आज मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे बेटा बोल रहे हैं, और वो भी इस पराई लड़की के लिए। वाओ डैड, सुपर्ब। अगर आप सबको ये लड़की इतनी ही प्यारी है तो फिर तो मुझे इसे नीचे फेंक ही देना चाहिए, है ना? फेंक ही देता हूँ। इतना कहकर वो मधु को नीचे फेंकने लगा। सब एक साथ चीख पड़े, पर वो जोर जोर से हंसने लगा। करण उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ ऋषभ, प्लीज मधु को छोड़ दे, प्लीज। ठीक है, छोड़ देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। ऋषभ करण को घूरते हुए बोला। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है ऋषभ। ऋषभ मुस्कुराया और बोला, गुड। तो अब करण को छोड़कर बाकी सब 10 कदम पीछे हट जाओ। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे तो ऋषभ फिर से बोला, सुनना नहीं। सब लोग 10 कदम पीछे हट जाओ। ए इंस्पेक्टर, तू भी अपनी गन नीचे रख और पीछे हट जा। कोई चालाकी मत करना, वरना इसे लेकर नीचे कूद जाऊंगा। और सबको तो पता ही है कि आज तक जो भी यहाँ से नर्मदा नदी में गिरा है उसे मैया ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, इसलिए पीछे हट और सिर्फ करण को आगे आने दे। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। ऋषभ ने मधु की ओर देखा और फिर करण से बोला, बहुत प्यार करता है ना इससे, तो आज अपना प्यार साबित कर। आज तुम दोनों में से सिर्फ एक ही बच सकता है, या तू या फिर तेरी बीवी। अगर तू मधु की जिंदगी चाहता है तो आगे बढ़ और कूद जा इस नदी में। उसके इतना कहते ही सबके जैसे होश ही उड़ गए। शालिनी गुस्से में बोली, ऋषभ तू सच में इंसान से जानवर बन गया है। सच जानकर भी तेरे मन में अपने भाई के लिए इतना सा भी प्यार नहीं जागा। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुझे जन्म दिया है। सच जानने के बाद अब मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाची, क्योंकि मैं आज जैसा भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। ना आप महान बनकर मुझे इनकी गोद में डालती और ना इनकी इनसिक्योरिटी मेरे मन में अपने भाई के खिलाफ जहर भरती। इसलिए आज यहाँ जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ऋषभ गुस्से में बोला। शालिनी रोने लगी, मैं मानती हूँ कि सब मेरी गलती है, तो सजा मुझे दे। इन दोनों बच्चों को जाने दे। आप ही को सजा दे रहा हूँ चाची। जान बसती है ना आपकी करण में, तो अब आपकी सजा यही होगी कि आप सारी जिंदगी इसके बिना जिएंगी। मैं जानता हूँ कि आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, पर करण या मधु किसी एक की जिंदगी अपने साथ लेकर जाऊंगा। करण, अगर सच में प्यार करता है इससे तो बढ़ आगे और कूद इस नदी में। नहीं करण, ऐसा सोचिएगा भी मत, मधु रोते हुए बोली। पर करण ने उसकी नहीं सुनी और उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे आगे बढ़ते देख मधु फिर से बोली, नहीं करण, आगे मत आइए, पीछे हटिए प्लीज भैया, आगे मत बढ़िए। तभी आरव भी बोला, पर करण आगे बढ़ा चला जा रहा था। सबकी सांसें रुक सी गई थी। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, कुछ करने की गलती मत करना इंस्पेक्टर, वरना इस लड़की की जान गई समझो। इंस्पेक्टर के कदम फिर से रुक गए। करण उस हजारों फीट ऊंचाई से गिर रही उफनती नदी की ओर बढ़ रहा था
तो मधु मन ही मन बोली, मैं अपनी जिंदगी की खातिर आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती करण। ऋषभ का अंत करने की कसम खाई थी मैंने, तो आज इसका अंत मैं ही करूंगी। पर आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आज अगर हम दोनों में से कोई एक ही बच सकता है तो वो आप होंगे। आपके इश्क पर मधु की जान कुर्बान। करण उसकी आंखों में देखते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। मधु ने बहुत प्यार से उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराई। करण खाई के करीब पहुंच गया था, इसलिए मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे करण के साथ बिताए सारे लम्हे याद आने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और फिर से करण की ओर बहुत प्यार से देखा। आई लव यू करण, इतना कहकर मधु ने अपना एक कदम पीछे बढ़ाया तो करण समझ गया कि वो क्या करने जा रही थी। वो जोर से चीखा, नहीं मधु। पर वो कुछ कर पाता उसके पहले ही मधु ऋषभ को अपने साथ खींचकर नदी में कूद गई। सब एक साथ चीख पड़े। ऋषभ चीखते हुए नीचे जा गिरा, पर करण ने मधु की कलाई पकड़ ली। सब लोग उनकी ओर दौड़ पड़े। सब मधु को ऊपर खींचने में करण की मदद करने लगे। इंस्पेक्टर और उसके डैड ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। करण ने पूरी ताकत लगाकर मधु को ऊपर खींचने की कोशिश की, पर मधु का हाथ उसकी पकड़ से छूटने लगा। लेकिन तभी आदि ने मधु की कलाई कसकर पकड़ ली और दोनों मधु को ऊपर खींचने लगे। थोड़ा ऊपर आते ही रोहित ने आगे आकर मधु की दूसरी कलाई पकड़ ली। सबने मिलकर मधु को ऊपर खींच लिया। मधु के ऊपर आते ही करण ने उसकी कलाई छोड़ दी और वही जमीन पर बैठ गया। सब लोग मधु की ओर दौड़ पड़े। करण की सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो चुका था। रोहित ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, रिलैक्स करण, सब कुछ ठीक है। मधु ठीक है। उसने सहारा देकर करण को उठाया। मीरा भी आकर मधु के गले लगकर रोने लगी, तो मधु ने उसके चेहरे को छूकर पूछा, तू ठीक है ना? मीरा ने रोते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर से मधु के गले लग गई। मधु ने करण की ओर देखा और फिर आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। वो करण के करीब आई तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मधु रोते हुए करण से लिपट गई, पर करण ने उसे छुआ तक नहीं। मधु ने आहिस्ता से उसके गाल को छुआ तो वो उसे खुद से दूर करके इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, ऋषभ को जल्द से जल्द ढूंढिए इंस्पेक्टर साहब। जी, मैं अभी हमारी सर्च टीम को बुलवाता हूँ। बहुत जल्द मिल जाएंगे ऋषभ साहब, पर फिलहाल आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब स्टेटमेंट के तौर पर नोट करवाना होगा। इंस्पेक्टर बोले। करण उनसे बातें करने लगा। चल, मीरा मधु की बाह पकड़कर बोली। सब लोग वहां से जाने लगे, पर शालिनी अभी भी वही खड़ी नीचे उफनती नदी की ओर देख रही थी। उनके कानों में ऋषभ के कहे शब्द गूंज रहे थे। इंस्पेक्टर के साथ जा रहे करण की नजर जैसे ही अपनी मम्मा पर पड़ी तो वो इंस्पेक्टर से बोला, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। वो शालिनी के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलिए मम्मा। शालिनी ने रोते हुए उससे पूछा, करण, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूँ? करण उन्हें अपने सीने से लगाकर बोला, नहीं मम्मा, आपने कोई गलती नहीं की है। आपसे अच्छी माँ तो इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। मैं बहुत लक्की हूँ जो आप मेरी मम्मा हो, इसलिए आज के बाद इस तरह की बातें दोबारा मत करिएगा, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। बलदेव ने भी आकर उसे थामा और बोले, शालू, ऋषभ के किए गुनाहों की शायद यही सजा थी। उसने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा तो सिर्फ वही है जो आज उसे मिली है। बस फर्क इतना है कि आज अगर वो बच जाता तो उसे वो सजा कानून देता, इसलिए उसके जाने का मातम बनाकर हमारे दूसरे बच्चों को तकलीफ मत पहुंचाओ। घर चलो चलो। वो शालिनी के दोनों कंधों को पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगे। उनके जाते ही करण ने नीचे नदी की ओर देखा, तभी मधु भी वहां आ गई। वो कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी करण बिना उसकी ओर देखे वहां से चला गया। मधु को करण का ऐसा बर्ताव अजीब लगा और वो सोच में पड़ गई। तभी आरव उसके पास आकर बोला, चलिए भाभी, घर चलते हैं। हाँ, वो आरव के साथ चल दी। शाम के 5 बजने को थे और खुराना मेंशन के लिविंग रूम में सब लोग परेशान बैठे, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहे थे। मधु का परिवार भी ये सब जानकर वहां आ चुका था। आरती मधु के सिर पर हाथ फेरकर बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पिछले 24 घंटों में इतना कुछ हो चुका है। हमें तो आज पता चला कि जिस इंसान ने इन्हें घर पर ही काम दिलवाया था वो ऋषभ था। वो शायद मधु के बारे में जानने के लिए ही हमारे घर आया था। पूजा परेशान होकर बोली, हमें तो खुद पता नहीं था आरती जी कि ऋषभ ने हमारे पीठ पीछे इतने गुनाह किए हैं।
और मधु को इतना दर्द पहुंचाया है। ये सब सुनकर मोहन उठकर मधु के पास आए और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोले, बेटा इतना दर्द सहा तूने और हमें अपने दर्द की भनक भी नहीं लगने दी, क्यों बेटा? क्या तुझे अपने पापा इस काबिल भी नहीं लगे कि तू उनसे अपनी तकलीफ बांट सके? मधु रोते हुए उनके सीने से लगकर बोली, प्लीज पापा ऐसा मत सोचिए। उन दिनों घर के हालत ठीक नहीं थे। ऐसे में अगर मैं आपको बता देती कि मेरे साथ दिल्ली में क्या हुआ है तो आप टूट जाते और मैं आपको टूटते हुए नहीं देख पाती, बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, आई एम सॉरी। मोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगे। आरती ने भी रोते हुए मधु के सिर पर हाथ फेरा। खामोश बैठी शोभा ने हिम्मत जुटाए और अपने आंसू पोंछकर बोली, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते बेटा, पर सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत तो कर ही सकते हैं। ऋषभ को आज उनके किए पापों की सजा मिली है, इसलिए हमें उन्हें खोने का कोई गम नहीं है। तन से तो वो आज दूर गए हैं, पर मन से तो वो बहुत पहले ही हम सबसे दूर जा चुके थे। उन्हें वापस सही रास्ते पर लाना भी नामुमकिन हो चुका था, इसलिए उनका अंत यही होना था। इसलिए आज के बाद इस घर में ना ही कोई ऋषभ का नाम लेगा और ना ही कोई उसके जाने का शोक मनाएगा। सब परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इधर करण पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के साथ बैठा हुआ था। आरव और रोहित भी उसके साथ थे। इंस्पेक्टर साहब करण से बोले, करण साहब इतनी ऊंचाई से इतने हैवी वाटरफॉल में गिरने के बाद ऋषभ का बचना एक तरह से नामुमकिन है। करण कुछ पल सोचकर बोला, इंस्पेक्टर साहब ऋषभ मेरा भाई है और उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अंडर वाटर स्विमिंग में कई बार मेडल जीत चुका है। वो खतरों से खेलने का शौकीन है ऋषभ, इसलिए वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद आसानी से नहीं मर सकता। जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती उसे मरा हुआ समझने की गलती मत करिएगा, ढूंढिए उसे, क्योंकि अब मैं अपनी वाइफ की जिंदगी पर कोई खतरा नहीं चाहता। जब तक ऋषभ की लाश नहीं मिल जाती तब तक के लिए मुझे मधु के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लेता हूँ, इंस्पेक्टर साहब बोले। करण उठकर खड़ा हुआ और उनसे हाथ मिलाकर बोला, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, पर कमिश्नर साहब से मेरे डैड ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार बात कर लीजिए। मुझे जल्द से जल्द ऋषभ चाहिए। यू डोंट वरी करण साहब, हम बहुत जल्द ऋषभ साहब को ढूंढ लेंगे। करण उन्हें बाय कहकर चला गया। उसके पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही रोहित ने पूछा, करण तुझे सच में लगता है कि ऋषभ इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच सकता है? हाँ, इसलिए जब तक मैं उसकी लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं सुकून से नहीं सो पाऊंगा, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो वो मुझसे बदला लेने के लिए मधु को नुकसान पहुंचाने लौटकर जरूर आएगा। करण इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। रोहित भी उसके पास वाली सीट पर बैठा। आरव पीछे बैठते हुए बोला, भैया मुझे लगता है कि हमें घर में किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए कि हमें ऋषभ भैया के जिंदा होने का शक है, क्योंकि ऐसा करने से छोटी मोम और मधु भाभी दोनों की ही परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ करण, अच्छा होगा जो हम ये बात किसी को न बताए, रोहित भी बोला। करण ने ड्राइव करते हुए उसकी ओर देखा। मीरा के डैड इंडिया से बाहर गए हैं, इसलिए जब तक ऋषभ जिंदा या मुर्दा मिल नहीं जाता मीरा खुराना मेंशन में हमारे साथ रहेगी। अब मैं उसकी जिंदगी के साथ भी कोई रिस्क नहीं ले सकता। ओके, रोहित ने कहा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब मधु उसे बचाने के लिए नदी में कूदी थी। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलते ही उसकी आंखों से आंसू झलक गए, पर इससे पहले कि कोई देखता उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। तभी रोहित की नजर उस पर पड़ी। उसने करण के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तू ठीक है? हाँ, करण इतना कहकर सामने देखकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। इधर मधु अपने कमरे में बेड से टिककर जमीन पर बैठी हुई जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। तभी करण रूम में आ गया। मधु उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई और उसकी ओर बढ़ने लगी, पर वो बिना उसकी ओर देखे कबर्ड के पास आया। उसने टॉवल निकाला और फिर सीधे वॉशरूम में चला गया। करण, मधु उसे पुकारती हुई उसके पास आई। तब तक करण ने वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया। मधु ने दरवाजे के पास आकर पूछा, क्या हुआ करण, आप नाराज है क्या मुझसे? करण ने कोई जवाब नहीं दिया और शॉवर ऑन कर लिया। मधु फिर से बोली, करण कुछ तो बोलिए, मुझसे बात नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मुझसे बात करिए ना करण। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। मधु परेशान होकर फिर से बेड पर आकर बैठ गई
और वॉशरूम की ओर देखकर करण के बाहर आने का इंतजार करने लगी। मधु, जरूर तूने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से करण तुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। शायद तू उन्हें बिना बताए ऋषभ से मिलने गई और तेरी जान खतरे में आ गई, इस वजह से तुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, गलती की है तो माफी भी मांग लेना। इतना कहकर उसने फिर से वॉशरूम की ओर देखा और करण के बाहर आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल झाड़ने लगा। मधु उसके पास आए और उसे पीछे से पकड़कर बोली, आई एम सॉरी करण, मुझे आपको बिना बताए यूं ऋषभ से मिलने नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। करण ने मधु की हथेली पकड़ी और उसे खुद से दूर करके बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मधु दरवाजा ठोकते हुए बोली, करण मैं माफी मांग रही हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से बिना आपको बताए कुछ नहीं करूंगी, प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। करण कपड़े चेंज करके बाहर आया। उसने अपना फोन उठाया और आदि को कॉल किया तो मधु फिर से बोली, कम से कम मुझसे बात तो करिए करण, मुझे बताइए तो सही कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझसे इतने नाराज है। मुझसे बात करना तो दूर, आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आदि के कॉल रिसीव करते ही करण ने पूछा, आदि तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? जी सर, यही हूँ, और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आती ही होगी, आदि ने जवाब दिया। करण ने अपना वॉलेट उठाया, ठीक है, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। जी, आदि के इतना कहते ही करण ने कॉल कट कर दिया। तो मधु ने आगे आकर पूछा, आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? नंदिनी का पता चल गया क्या? करण ने इस बार भी मधु से कोई बात नहीं की। वो उदास हो गई और बोली, मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। मधु 2 कदम ही चली थी कि करण बिना उससे कुछ कहे उसके पास से निकलकर कमरे से बाहर चला गया। मधु परेशान होकर उसे जाते देख रही थी। लेखिका कविता वर्मा।